हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम मस्त और स्वस्थ होंगे। और दोस्तों, यहाँ पर आपका 5वां प्रश्न पत्र सोशल साइंस का, ठीक है, यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का ये 5वां पेपर होता है सोशल साइंस का। ये आज कल से आपकी जो अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला अब स्टार्ट हो चुकी है और वही शॉर्ट आंसर टाइप में ये आपकी सेकेंड क्लास है, ठीक है। इससे पहले आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो ऑलरेडी आपको सॉल्व कराए जा चुके हैं। अगर आपने वो क्लासेस अभी तक नहीं देखी हैं तो चैनल पर जाकर आपके लिए प्ले लिस्ट मिल जाएगी, चैनल पर जाकर देख लीजिए। सभी सब्जेक्ट की जो अलग अलग प्ले लिस्ट हैं वो बनी हुई है। तो जो नए भाई बहन हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको लगातार जो क्लासेस हैं वो मिल रही हैं शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक, ठीक है, सभी सब्जेक्ट की अलग अलग। बाकी अगर आपको कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। इसके साथ ही बहुत जल्दी आपके प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर हैं, ठीक है, 2016 से लेकर 2023 तक के वो सारे क्वेश्चन पेपर बहुत जल्द ही आपको सॉल्व करा दी जाएंगे सारे के सारे। तो आप सभी स्टूडेंट्स हमारे साथ इसी तरह से बने रहेगा। और चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास का सबसे पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। कल हमने 30 सवाल यहाँ पर कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है, और आज उससे आगे के जो सवाल हैं वो यहाँ पर हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो अगला सवाल है 31 नंबर का। इसमें आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए राजपूत काल में जनता की जीविका का मुख्य साधन क्या था। जो जनता होती थी, ठीक है, राजपूत काल में जो जनता होती थी राज्य की, उस जनता की जीविका का, जीवित रहने के लिए उस आय का मुख्य साधन क्या होता था। तो राजपूत काल में जनता की जीविका का जो मुख्य साधन होता था वो कृषि होते थे, यानी कि ज़्यादातर मैक्सिमम लोग क्या करते थे, कृषि ही पर निर्भर होते थे। पहले की तरह अभी जो, जैसा कि अभी यहाँ पर बहुत सारे कारखाने आपको लगे हुए मिल जाएंगे, फैक्ट्रियाँ लगी हुई मिल जाएंगी, ठीक है, अपना बिजनेस लोग करते हुए मिल जाएंगे। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले क्या होता था, एग्रीकल्चर ही मेन जो थी वो यहाँ पर आय का साधन होता था, जीविका चलाने का साधन होता था कि एग्रीकल्चर यानी कि कृषि, ठीक है। इसके बाद आपसे अगला सवाल है, आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए राजपूत काल में कौन कौन से धर्म प्रचलित थे। जो धर्म थे वो कौन कौन से प्रचलित थे जिनका प्रचलन ज़्यादा था राजपूत काल में। तो ब्राह्मण और जैन धर्म ये सबसे ज़्यादा प्रचलित थे उस काल में, राजपूत काल में, ठीक है, ये आपको याद रखना। अगला सवाल है राजपूतकालीन नव साहसांक चरित्र, ठीक है, नव साहसांक चरित्र तथा 10 रूपक के रचयिताओं के नाम, ठीक है। यहाँ पर 2 पुस्तकें लिखी हुई हैं, इन किताबों के लेखक के नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो राजपूतकालीन रचित नव साहसांक रचित के रचयिता पद्मगुप्त तथा 10 रूपक के रचयिता धनंजय थे। ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। अगले सवाल में आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए 34 नंबर क्वेश्चन है, राजपूतकालीन कला और स्थापत्य शैलियाँ कौन सी थीं, उनका नाम भी आपको बताना। राजपूतकालीन जो कला है और स्थापत्य शैलियाँ वो कौन सी, उनका नाम यहाँ पर बताना है। तो नागर, दिरबड़ और बेसर, ठीक है, ये क्या थी, राजपूतकालीन कला और शैलियाँ थी। कौन सी? राजपूतकालीन कला और शैलियाँ कौन कौन सी थी? नागर थी, दिरबड़ थी और बेसर थी। इसके बाद आपका अगला सवाल है चालुक्य वंश की कितनी शाखाएँ थी, कितनी शाखाएँ थी चालुक्य वंश की, वो यहाँ पर आपको बताना है। तो चालुक्य वंश की 3 शाखाएँ थीं। पहला कल्याणी के चालुक, दूसरा वातापी के चालुक और तीसरा था वेंगी के चालुक, ठीक है। अलग अलग ये शाखाएँ थीं चालुक्य वंश की। पहला था आपका कल्याणी के चालुक, दूसरा आपका वातापी के चालुक और तीसरा आपका वेंगी के चालुक। ये आपको याद रखना है। बढ़ रहे हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। जो नए स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएं। अगला सवाल आपसे ये पूछा जा रहा है कि कविराज मार्ग और रत्नमालिका, ठीक है, क्या रत्नमालिका किसके द्वारा लिखी गई कृतियाँ, यानी कि जो पुस्तकें किताबें में किन के द्वारा लिखी गई हैं। तो जो कविराज मार्ग है ये अमोघ वर्ष प्रथम के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? अमोघ वर्ष प्रथम के द्वारा। और जो रत्नमालिका है ये आपका जिनसेन के द्वारा, ठीक, किसके द्वारा? जिनसेन के द्वारा लिखित कृति है, ठीक है, ये आपको बताना है। इसके बाद आपका अगला सवाल है ऐहोल का जो विष्णु मंदिर है वो किसने बनवाया था। ऐहोल का जो विष्णु मंदिर है ये आखिर किसने बनवाया था। तो जो ऐहोल का विष्णु मंदिर है ये वातापी के चालुक्यों ने बनवाया था। किसने? जब वातापी के चालुक्य ने। आपको पता होगा चालुक्य वंश की 3 शाखाएं थीं, पहला कल्याणी के चालुक, दूसरा वातापी के चालुक। तो इन्होंने ही ये जो ऐहोल का मंदिर है, विष्णु मंदिर, ये बनवाया था। इसके बाद आपका अगला सवाल, अगले सवाल में ये पूछा जा रहा है कि पुलकेशिन द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की थी। किसने? पुलकेशिन द्वितीय, इन्होंने कौन सी उपाधि धारण की थी, आपको बताना है। पुलकेशिन द्वितीय ने, तो पुलकेशिन द्वितीय ने पृथ्वी वल्लभ सत्याश्रय ये वाली उपाधि धारण की थी। कौन सी? पृथ्वी वल्लभ सत्याश्रय की जो उपाधि थी वो ली थी। इसके बाद आपका अगला सवाल है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भूमि पर यानी कि जो जमीन होती थी उस पर टैक्स वसूलने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था। तो सल्किक। क्या कहा जाता था? सल्किक कहा जाता था। जो भूमि होती थी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में, ठीक है, तो उस समय भूमि पर जो टैक्स लगता था, टैक्स वसूलने के लिए जिस अधिकारी को नियुक्त किया जाता था उसका नाम होता था सल्किक। क्या? सल्किक।
अगला सवाल है, हूणों ने भारत पर आक्रमण किस शासक के काल में किया था? हूणों ने भारत पर जो आक्रमण है वो किस शासक के काल में किया था? किया था आपका कुमारगुप्त। किसके शासनकाल में? कुमारगुप्त के शासनकाल में। इसके बाद आपका अगला सवाल है, अगले सवाल में आपसे ये पूछा जा रहा है, प्रश्न संख्या 41 है और आप बताइए यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है आपसे प्रश्न संख्या 41 में, गुप्त साम्राज्य का अंतिम और अयोग्य शासक कौन सा था? गुप्त साम्राज्य का ये अंतिम शासक था और ये पूरी तरह से अयोग्य था। कैसा था? अयोग्य था। तो उसका नाम था पुरुगुप्त। क्या नाम है उसका? पुरुगुप्त। ये आपको याद रखना है। अगला सवाल है, चीनी यात्री जो फाहियान है वो किसके शासनकाल में भारत भ्रमण पर आया था? ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। कैसा है सवाल? ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इसमें आप इंपॉर्टेंट लगा लें। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चीनी यात्री फाहियान जो है वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। उसके बाद आपका अगला सवाल है, चीनी यात्री फाहियान का वास्तविक नाम क्या था? जो चीनी यात्री फाहियान था इसका वास्तविक नाम था, ठीक है। चीनी लैंग्वेज में जो वास्तविक नाम होता है कुंगफू उंगफू इस तरह के नेम होते हैं चाइनीज लैंग्वेज में, तो इसका जो वास्तविक नाम था कुंग था। क्या था? कुंग। जो वास्तविक नाम था चीनी यात्री फाहियान, इसका ओरिजिनल रियल नेम क्या था? कुंग। ये आपको याद रखना है। फाहियान का क्या अर्थ होता है? तो फाहियान का अर्थ होता है धर्मगुरु अथवा धर्मरक्षक, ठीक है। क्या नाम होता है, क्या मतलब होता है फाहियान का? धर्मगुरु अथवा धर्म रक्षक, ठीक है। तो अगला सवाल हम यहाँ पर देख रहे हैं। अगले सवाल में आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए, 45 नंबर सवाल है, गुप्त वंश का अंतिम योग्य शासक कौन सा था? ये गुप्त वंश का अंतिम शासक था और ये योग्य था, ठीक है। ये शासन करने के योग्य था, ठीक है, ये बताना आपको। तो गुप्त वंश का जो अंतिम योग्य शासक था वो था स्कंदगुप्त, ठीक है। कौन था? स्कंदगुप्त विक्रमादित्य। कौन था? स्कंदगुप्त विक्रमादित्य। ये गुप्त वंश का अंतिम योग्य शासक था। इसके बाद आपका अगला सवाल है, हूण आक्रमणकारी कौन थे आखिर? हूण जो आक्रमणकारी थे वो आखिर थे कौन? तो यहाँ पर हूण आक्रमणकारी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो हूण लोग मध्य एशिया के खानाबदोश जंगलियों के समूह के लोग थे, ठीक है। कैसे थे? मध्य एशिया के जो खानाबदोश जंगली लोग होते थे उनके समूह के लोग थे। कौन थे? उनके ये समूह में के लोग थे। पुष्यभूति वंश का प्रथम प्रभावशाली शासक कौन था? अगला सवाल आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए, पुष्यभूति वंश का जो प्रथम प्रभावशाली शासक है, यानी कि कह सकते हैं योग्य शासक या प्रभावशाली शासक, वो कौन था? वो था आपका हर्षवर्धन। ये प्रथम प्रभावशाली शासक था पुष्यभूति वंश का। कौन? हर्षवर्धन। इसके बाद आपका अगला सवाल है, हर्षवर्धन के शासनकाल में प्रांतों को क्या कहा जाता है? अलग अलग प्रांत होते थे बने हुए पूरे इंडिया में, पूरे भारत में। उन प्रांतों को क्या कहा जाता था? वो कहा जाता था भुक्ति। क्या कहा जाता था? भुक्ति। भुक्ति, ठीक है। हर्ष के शासनकाल में प्रांतों को क्या कहा जाता था? भुक्ति, ठीक है। जैसे कि अभी राज्य बोला जाता है, ऐसे उस समय प्रांतों को क्या कहा जाता था? भुक्ति। आपको याद रखना है। इसके बाद आपका अगला सवाल है, अगले सवाल में आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए, हर्ष के समय के किन्हीं दो विद्वानों के नाम बता दीजिए। हर्षवर्धन काल में, हर्षवर्धन के शासनकाल में किन्हीं दो विद्वानों के नाम बताइए। तो बाणभट्ट और दूसरा दिवाकर। कौन कौन से? बाणभट्ट और दिवाकर, ये दो विद्वान थे हर्षवर्धन के शासनकाल में। इसके बाद अगला सवाल है, प्राचीन जो ग्रंथ है राजतरंगिणी, इसमें कुल कितने राजपूतों का उल्लेख किया गया? इसके साथ ही राजतरंगिणी के जो रचनाकार हैं, जो राइटर हैं, वो भी आपको याद रखना है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कल्हण, ये कई बार आपको बताया जा चुका है। राजतरंगिणी के जो रचनाकार वो हैं कल्हण, ठीक है। और इसमें कुल 36 यानी कि 36 राजपूतों का उल्लेख किया गया है। इसलिए यह भी आपको याद रखना, कितने? 36 राजपूतों का उल्लेख किया गया। चंदेलों की राजधानी का क्या नाम था? जो चंदेल थे, ठीक है, उनकी राजधानी का नाम यहाँ पर आपको बताना है। तो चंदेलों की जो राजधानी थी वो खजुराहो थी। कौन सी थी? खजुराहो, ठीक है। चंदेलों की राजधानी का नाम क्या था? खजुराहो। खजुराहो, ठीक है, ये बताना आपको, खजुराहो। अगला सवाल आपका, परमार वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था? प्रथम वंश का, परमार वंश का जो प्रथम स्वतंत्र शासक था, एकदम स्वतंत्र, फ्री, ठीक है, ये कौन था? ये था आपका सियक अथवा श्रीहर्ष, ठीक है। सियक अथवा इसी को बोलते हैं श्रीहर्ष, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आपका अगला सवाल है, गहड़ वालों का सर्वाधिक योग्य और शक्तिशाली शासक कौन था? गहड़ वालों का सर्वाधिक योग्य और शक्तिशाली शासक कौन था? ये था आपका गोविंद चंद्र। 1114 से लेकर 1115 ईस्वी तक ये रहा, ठीक है। कौन? गोविंद चंद्र। इसके बाद आपका अगला सवाल है 54 नंबर, जयचंद किस युद्ध में पराजित हुआ था? ये आपको बताना। जो जयचंद था वो किस युद्ध में पराजित हुआ था? ये आपका चंदावर के युद्ध में पराजित हुआ था। जयचंद चंदावर के युद्ध में पराजित हो गया था। उसके बाद आपका अगला सवाल है, अवंती सुंदरी, क्या नाम था? अवंती सुंदरी कौन थी? अवंती सुंदरी। अवंती सुंदरी एक विदुषी महिला थी। कैसी? विदुषी महिला थी। कैसी? एक विदेशी महिला थी, विदुषी, ठीक है, विदुषी महिला थी। ऐबक का राज्यरोहण कब हुआ था? ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, नाम सुना होगा आपने, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका जो राज्यरोहण है, ठीक है, ये कब हुआ था?
25 जून 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्यारोहण हुआ। ये रखना है आपको याद, ठीक है। इसके बाद हम बढ़ रहे हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में आपसे ये पूछा जा रहा है, प्रश्न संख्या 57 आपको बताना है। और इस 57 में क्या है, चालीसा क्या है, ठीक है। चालीसा क्या है, 40 लोगों का एक ये समूह होता था, 40 तुर्की सरदारों का ये गुट होता था जिसे चालीसा कहा गया। 40 तुर्की सरदारों का जो गुट था, ठीक है, तुर्की के सरदार थे, इनका गुट, इसे क्या गया, चालीसा कहा गया। अगला सवाल है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूर्ण करवाया, ठीक है, किसने पूरा करवाया। तो ये इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का जो निर्माण है वो पूरा करवाया था, ठीक है, किसने, इल्तुतमिश ने। सल्तनत कालीन पहली महिला शासक बताइए। सल्तनत काल की पहली महिला शासक थी, उसका यहाँ पर आपको नाम बताना है, ठीक है। सल्तनत काल की पहली महिला शासक, ठीक है, तो ये क्या नाम था, रजिया बेगम, ठीक है। क्या नाम था इनका, रजिया बेगम, जो कि 1236 से लेकर 1246 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। इनका नाम था रजिया बेगम। अगला सवाल है आपका, खिलजी वंश का शासन कब से कब तक रहा है, ठीक है। तो 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक, यानी कि लगभग 30 वर्षों तक खिलजी वंश का शासक रहा है, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी का नाम आपने सुना होगा, इसी वंश से रिलेट करता है। तो यहाँ पर जो खिलजी वंश का शासन रहा वो लगभग 30 वर्षों तक, 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक खिलजी वंश का शासन रहा। ये क्लास आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा और इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा ताकि और भी भाई बहन हमारे साथ जुड़ सकें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक, व्हाट्सएप चैनल की लिंक और FB पेज की लिंक भी आपको मिल जाएगी। वहाँ पर आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं DLED BT से संबंधित और भी लेटेस्ट अपडेट के लिए। बाकी क्लासेस आपको लगातार यूट्यूब पर मिल रही हैं, तो आप इन क्लासेस का लाभ उठाइए। बाकी आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।